अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा आज चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपके ये चैप्टर पेयरिंग स्कीम में हो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो फ़िलहाल अभी ये पेयरिंग में नहीं था, तो आप लोग इसको एज अ शॉर्ट ही तैयार करें, लेकिन ये नहीं कि लॉन्ग में छोड़ देना। लॉन्ग के लिए भी इसको तैयार करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंट्रोडक्शन है कि एटॉमिक साइज़ एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या है। तो आप सबको ही पता है कि एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। तो जो जिस जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसका साइज़ बताना तो बहुत दूर की बात है। फिर एटम की कोई डिफाइन बाउंड्रीज भी नहीं होती कि हमें पता हो कि यहाँ से एटम शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम उसकी कोई बाउंड्रीज बता सकें। तो इसीलिए एटम के साइज़ मैयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि जो एटम है ना वो स्फेयर की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि स्फेयर चीज़ का रेडियस फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। तो इसलिए हम एटम को भी अज्यूम करते हैं कि जो एटम बाउंड्री तो है ही नहीं है ना, तो फिर हम अज्यूम करते हैं कि एटम जब वो स्फेयर की फॉर्म में है, ताकि हमारे पास एक बाउंड्री आ जाए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के उसका साइज़ या रेडियस मेजर कर सकें। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम्स। कि देखो फर्स्ट अब अपने माइंड में फ़र्ज़ करो कि दो स्फेयर हैं, सर्कुलर चीज़ें, उन आपने आपस में उनको जोड़ा हुआ है। मैं अभी डायग्राम दिखाता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट पहले आप अपने माइंड में इनको अज्यूम करें कि दो स्फेयर हैं, आपने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। अब दोनों का सेंट्रल पॉइंट तो होगा ना, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये टोटल डिस्टेंस है। इसको हाफ काट दोगे तो वो आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। सिंपल मैं अब डेफिनेशन बताने लगा हूँ कि एटम के न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल, बिल्कुल आखिरी शेल है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। जैसे एक सर्कल का रेडियस आप लेते हो ना, सेम वही चीज़ है। तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल थी वो कार्बन एटम की थी। मैंने भी यहाँ पे कार्बन एटम की मेंशन किया कि अगर दो कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हो ना, तो उनके जो दो एटम्स हैं ना, उनके न्यूक्लियस के दरमियान, यानी कि एक एटम का और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है ना, उन दोनों को अगर हम दरमियान से डिस्टेंस लेना स्टार्ट करें तो दोनों का आपस में डिस्टेंस बनता है 154। ठीक है, तो ये इनका डिस्टेंस है। तो अगर इसको हाफ़ कर दोगे, 154 को 2 पे डिवाइड करो हाफ़ करने के लिए, तो आ जाएगा 77 पिकोमीटर। तो ये इसका एटॉमिक रेडियस है। यानी कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना है, तो आपने 77 लगाना है, 154 नहीं लगाना। 154 डायमीटर आ जाता है, उसको ऑफ करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 77 पिकोमीटर। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज़ इट्स यूनिट। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जो दो मैंने आपको बताई हैं, और यूनिट में आप लिखोगे कि द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज़ पिकोमीटर, पीएम। ठीक है, इसको नैनोमीटर में भी लेते हैं, एनएम, आर्मस्ट्रॉन्ग में भी लेते हैं। ठीक है, ए के ऊपर डॉट छोटा सा लगा के। तो नॉर्मली आपके बुक में जो मेन लिखा हुआ है वो पिकोमीटर ही लिखा हुआ है। आप इसकी तो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि आपने दो सर्कल ज्यूम करने अपने माइंड में, तो ये दो सर्कल आ गए, ये इन दोनों के न्यूक्लियस हैं। अब इन दोनों के न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बोल लो आप। इनका देखो दरमियान में टोटल डिस्टेंस जो मैंने 2r लिखा हुआ है वो कितना है, 154। अब इस 154 को अगर हम हाफ़ कर दें, ये कितना बनता है, 77। तो कार्बन एटम्स का रेडियस कितना आ गया, 77 पिकोमीटर। ठीक है, देखो अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो ये जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सेंटर है और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, यानी कि एक एटम का रेडियस। सिंपली ऐसे जैसे किसी सर्कल का रेडियस आप बता रहे होते हो। नेक्स्ट बेटा इनके ट्रेंड्स हैं। तो आपको पता ट्रेंड्स हम दो तरीके से लेते हैं, या हम ग्रुप्स में ले रहे होते हैं या हम पीरियड्स में ले रहे होते हैं। तो नंबर 1 हम ग्रुप्स में देखेंगे। तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको पीरियड्स एंड ग्रुप्स का भी बताया था। तो देखो किसी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, अप से डाउन आ रहे होते हो, तो क्या होता है कि आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा होता है। इंक्रीज़ क्यों होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़े होते हैं। एक शेल, फिर उसके आगे एक और शेल ड्रॉ करो, फिर एक और शेल ड्रॉ करो, तो एटम का साइज़ क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। तो किसी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो ना, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, पीरियड्स में बात करेंगे तो पीरियड्स में क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो ना, तो क्या होता है कि एटम का साइज़ कम होता रहता है। एटम का साइज़ कम क्यों होता रहता है,
क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। देखो, जब आप किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आपने पढ़ा था एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है उसी लिहाज से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस में कशिश होगी ना, कि अट्रैक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि एटम का साइज़ सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप देखो ना, आप फ़र्ज़ करो आप लोग एक सर्कल में हो और आप दो बंदे उस सर्कल को बाउंड्रीज को अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन अब दो की बजाय 20 बंदे उस सर्कल की बाउंड्रीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो खींचने से क्या होगा, एटम का साइज़ ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एटम में क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट, तो एटम का साइज़ क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं इनकी, अगर आप बुक का पेज नंबर 52 देखोगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लिथियम का साइज़ 152 है। और अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करते जाओगे तो फिर बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, देखो साइज़ आस्ता आस्ता कम हो रहा है। 152 से 113, फिर 88, फिर 77, 75। तो ये एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, कम। इसी तरह से उसी पेज नंबर 52 पे आप देखो ग्रुप में कि लिथियम का साइज़ 152 है, लेकिन जैसे हम ग्रुप में अप से डाउन मूव कर रहे हैं तो सोडियम का 186 आ गया, ठीक है, पोटाशियम का 227 आ गया, रुबीडियम का 248, तो लास्ट में सीजियम का 265। तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अगर आपसे ये सारे की सारे एग्जांपल याद नहीं होती तो आप एटलीस्ट कोई से दो, फर्स्ट वाली लास्ट वाली कोई से दो ऐसी याद करो कि जिसमें एक में डिस्टेंस कम हो, एक में डिस्टेंस ज़्यादा हो। एटलीस्ट आप कुछ ना कोई एग्जांपल लिख सको पेपर में। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे जब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ लिखोगे तो आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो। तो इसको जहन में रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ट्रेंड है वो ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ सबसे पहले कम होता है, और कम होने के बाद फोर्थ पीरियड में अगर आप गौर करो तो उसके बाद एटॉमिक साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन कि एटॉमिक साइज़ कम क्यों होता है, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि किसी पीरियड में जब लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो कशिश है वो ऑटोमेटिक शेल पे बढ़ती जाती है, जिससे एटॉमिक साइज़ कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक साइज़ फिर इंक्रीज़ क्यों होता है। तो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है, यहाँ तो डी सबशेल आ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो डी सबशेल होता है ना वो पार्शली फील्ड होता है, कम्प्लीटली फील्ड नहीं होता। तो पहले तो एटॉमिक साइज ये जो है वो रिड्यूस होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ही रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो, आप एक चीज़ में सिंपल मैं किस तरह से बताऊं कि आप एक क्लास में दो तीन लड़के हो, जब लड़के ज़्यादा होना शुरू हो जाते हो आप आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ना तो एस और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ही रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। जब रिपल्शन स्टार्ट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे को धकेलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये एक बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, स्लोली स्लोली ये एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पहले एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। उस वजह से क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। फिर एक पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन इतने हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से ही रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फिर एटॉमिक साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो आपका अर्शियान, वहाब, हमाद या किसी भी स्टूडेंट्स का, ज़ैद का, तो बेटा आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।